सिल्वर फॉइल आता है। अब उसमें सिल्वर की मात्रा उतनी आती नहीं है, लेकिन उसका नाम क्या है? सिल्वर फॉइल। बात समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से इसका नाम था गोल्ड फॉइल। अब हुआ क्या, इसमें ध्यान दीजिए, वो आवाज नहीं कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें बात क्या है कि इन्होंने अल्फा पार्टिकल का एक ग्रुप लिया, यानी एक समूह लिया। अल्फा पार्टिकल का दूसरा नाम है हीलियम 24, यानी जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर, सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा। इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को इससे पास करवाने लगे। तो जब ये पास करवाने लगे ना, तो ये अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट पास होने लगा। मतलब इसमें ऐसे लगा कि ऐसे आता है, डायरेक्ट भाग जाता है, मतलब ये कहीं रुकता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं खाली जगह है, तब ना इसे फेंकते तो आर पार हो जाता है। लेकिन बुआ अल्लाह ने कुछ, अरे बुआ बात नहीं करो, कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल आए कि जिसको इस रास्ते से जाना चाहिए तो वो आगे जाकर के भटक गया। ध्यान दीजिएगा, आप आवाज नहीं कीजिएगा। मतलब जिस रास्ते से उसको जाना चाहिए उस रास्ते से वो नहीं जाता था, अपने मुख्य रास्ते से भटक जाता था। लेकिन कहा गया कि 20,000 बार इन्होंने अल्फा पार्टिकल को फेंका होगा, 20,000 बार, जिसमें नए एनसीईआरटी में 10,000 बार का चर्चा किया गया। आप हल्ला नहीं कीजिए, दूर यार, यही है। आप सुनिए ना 5-10 मिनट, समझिए कुछ सुनने के लिए आए। 10,000 बार बुक में चर्चा है, क्योंकि 10,000 बार तो फॉल्स से कर गया। फॉल्स का मतलब आभासों नहीं हुआ, फेंकते गए आर पार होते चला गया। लेकिन 20,000 में एक बार ऐसा अल्फा पार्टिकल को फेंका गया जो अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट बीच में आया। और बीच में आने पर क्या हुआ कि जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आ गया, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस चला आया। अब एक बात तो ये दीवार है, आवाज नहीं आई उसी, जैसे एक दीवार है, इस पर एक गेंद फेंकेंगे और बाउंस बैक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हार्ड चीज है। और अगर ये मिट्टी का रहता, लोग कस के मारता तो उसको आर पार भी कर सकता था। चलिए हो बुआ, अंदर चलिए, आइए बुआ। रे आवाज कर रहा है यार, चलो साथ सुनो। तो बोले ये एक्सपेरिमेंट में मुख्य रूप से आवाज क्या कर रहे हैं बलराम चंद्र, सही से बैठो। बोले रदरफोर्ड साहब 1911 में एक थिन गोल्ड फॉइल लिए, जिस फॉइल से उन्होंने अल्फा पार्टिकल को पास करवाया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारा अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट पास कर गया। इसका मतलब कि ज्यादा से ज्यादा जगह उस एटम के अंदर का खाली था। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने मुख्य रास्ते से भटक गया। उन्होंने ये भी बताया कि केवल एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था 20,000 में जो जिस रास्ते से गया वो उसी रास्ते से वापस चला आया। यही एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जो थ्योरी दिया, ये क्वेश्चन 2009 में एक बार 5 नंबर में पूछा था। उसके बाद ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट मॉडल पेपर सब में, सैंपल पेपर में आया है, लेकिन एग्जाम में नहीं आया। ध्यान देने वाली बात है कि हाँ, ये एग्जाम में आया क्या है ये सुनिएगा। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन था कि रदरफोर्ड थ्योरी का जो ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक क्या है। तो ड्रॉबैक में क्या है, तू भी अपने में बेताल जैसे कर रहा है। ड्रॉबैक ये है कि इन्होंने एटम के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया। एक एटम स्टेबल है, अस्थाई है कि अस्थाई है, उसके बारे में इन्होंने चर्चा नहीं किया। दूसरा, और इन्होंने जो चर्चा किया, ध्यान से सुनिएगा, ये सर्कुलर ऑर्बिट का चर्चा किया, इन्होंने इलिप्टिकल ऑर्बिट का चर्चा नहीं किया। एक ये भी है। दूसरा, अगर आप सॉरी इलिप्टिकल नहीं, ये बोर्स का एक मतलब ड्रॉबैक था। ध्यान दीजिएगा, कोई पूछेगा कि रदरफोर्ड थ्योरी का ड्रॉबैक। और एक बात और, बच्चे फंस भी जाते हैं, ड्रॉबैक्स का एक दूसरा नाम शॉर्ट कमिंग्स होता है, जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ड्रॉबैक नहीं भी दे सकता है, कहेगा शॉर्ट कमिंग बताइए। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि ये एटम के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं जानकारी दिया, इस थ्योरी से नहीं जानकारी मिला। दूसरा, इन्होंने स्पेक्ट्रम सीरीज के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया। ये 2 बातें आपको याद करके रखना है। इसके बाद एक टर्म आता है छोटा सा, चलिए अंदर पूरा खाली है, जिस टर्म का नाम है न्यूक्लियस। अब सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो कहा गया एक एटम के मध्य भाग को, एक एटम के मध्य भाग को लोग न्यूक्लियस बोलता है। शांति से 5 मिनट का समय ले रहे हैं, बुआ आवाज नहीं कीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो कहा गया एक एटम के सेंट्रल पार्ट को लोग न्यूक्लियस बोलता है। न्यूक्लियस के पास 2 चीज होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये सब आता है। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, याद रहेगा, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता है। एटॉमिक न्यूक्लियस का खोज रदरफोर्ड ने 1911 में किया था।
बस ये बात इतना था। जब न्यूक्लियस से स्टार्ट करेंगे तो फिर न्यूक्लियस के बारे में और भी बातें पढ़ेंगे। इसके बाद आता है बोर्स थ्योरी। बोर्स थ्योरी में बस आपको खाली सुनना है। 4 अवधारणाएं हैं, मतलब उन्होंने अपने नियम को 4 स्टेप में व्यक्त किया है, उस चारों स्टेप को सुनना है। बोर्स थ्योरी में क्या कहा गया? शांति सुनना। इन्होंने कहा, ध्यान सुनिए, कि जब एक इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, एक बात बताइए, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा इसका। लेकिन याद रखिएगा एक मूर्ख वाला बात, कि वृत्ताकार रास्ते पर आप घूमिए, हम घूमे, कोई गाड़ी कोई वस्तु घूमता है, याद रखिएगा कि केंद्र की तरफ एक बल लगता है ना, और उस बल को लोग अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स बोलता है। अब आइए, इन्होंने क्या कहा, आपसे ऐसे पूछा जाएगा एग्जाम में, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थ्योरी, यानी बोर्स थ्योरी के पोस्टुलेट्स यानी अवधारणा के बारे में बताइए, सोच के बारे में बताइए। ध्यान दीजिएगा, तो बारे में आपको बता दूं बोर्स थ्योरी के पोस्टुलेट्स के बारे में। पहला कहा गया कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन द सर्कुलर पाथ, है ना, विथ वेलोसिटी, है ना, भी बोलेंगे, देन तब जो रिक्वायर्ड जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, फिर सुनिए, इस रास्ते पर चलने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ये कौन देगा? तो यहां पर देगा कोलंबियन फोर्स। कौन देगा? कोलंबियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का ही दूसरा नाम होता है कोलंबियन फोर्स। ठीक। दूसरा कहा गया, ध्यान सुनना, कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे, उसमें देखिए मेरी बात आगे पीछे हो सकता है जो कॉपी में लिखाया गया है, लेकिन यही 4 बात है जो मैं बोल रहा हूं। वो कहा गया जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तो वह एनर्जी को रेडिएट करेगा। किसको रेडिएट करेगा? एनर्जी। चलिए तीसरा नंबर बात, कि नहीं, जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित ऑर्बिट में ही घूमेगा, जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित ऑर्बिट में घूमेगा, किसी निश्चित ऑर्बिट में, कहने का मतलब कि वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में नहीं जाएगा, मतलब किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेगा, तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। और याद रखिएगा ये VVI 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कि वो जिस फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है उस ऑर्बिट का नाम होता है स्टेशनरी ऑर्बिट या बोर्स स्टेबल ऑर्बिट। ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि स्टेशनरी ऑर्बिट से आप क्या जानते हैं या बोर्स स्टेबल ऑर्बिट क्या है। बोलेंगे जब इलेक्ट्रॉन किसी एक निश्चित ऑर्बिट में घूमता है, किसी निश्चित ऑर्बिट में, तो देखिए बोर्स थ्योरी जहां पर है ना, उसमें 4 गो पॉइंट लिखा है, उसमें जो हम बोल रहे हो सकता है आगे पीछे हमसे हो गया होगा, आप मिला ही उसी 4 का होगा, कोई बात। और कहा गया कि जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित ऑर्बिट में घूमता है तो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है, और यही निश्चित यानी फिक्स्ड ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाता है या बोर्स स्टेबल ऑर्बिट कहलाता है। हो गया। इसके बाद कहा गया कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूमे, पहला में घूमे, दूसरा में घूमे, तीसरा में घूमे, किसी भी ऑर्बिट में घूमेगा, तो वो कहा गया इसका जो एंगुलर मोमेंटम बोरे उसको लोग L से दिखाता है, इसका फॉर्मूला होगा NH/2π। NH/2π क्या कोई समस्या? मैं सबके बारे में बताता हूं, अभी आपको पता भी होगा इसमें बहुत सारा। N का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, ध्यान दीजिएगा। H का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू, और पाई को आप जानते ही है। एंगुलर मोमेंटम को लोग किससे दिखाता है? L से। बताइए अगर लोग कहेगा कि इस फार्मूला को पहले ऑर्बिट के लिए पुट कीजिए, तो बताइए यहाँ N के जगह पर कितना पुट करेंगे? 1। अगर दूसरे ऑर्बिट के लिए बोलेगा तो 2। उसके नीचे में एग्जाम्पल भी लिखा होगा हमारे हिसाब से, आप देखिएगा एक बार, है ना, वो मतलब पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट। अगर आप नहीं समझे ऐसे समझिए, बोलिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है? NH/2। चलिए हम दूसरा ऑर्बिट के लिए चलते, बताइए किस ऑर्बिट के लिए? तो दूसरा ऑर्बिट के लिए N का मान कितना है? अरे ध्यान दो, L बराबर 2 गुने H/2, 2 से 2 कट गया, H/2 क्या हो? अब आइए बात कर रहे हैं आप लोग। अब आइए एक टॉपिक है कि बोर्स जो थ्योरी दी है, यानी बोर्स साहब का जो थ्योरी था, इसमें कमी क्या रह गया? इसमें कमी ये रह गया, हरे क्या कर रहा है रे? मतलब पढ़ा रहे इधर, PDF देख रहा है नीचे। PDF लोग एक बार देखता है। बड़े ध्यान दीजिएगा, यह सुनने वाली बात है कि बोर्स थ्योरी में क्या शॉर्ट कमिंग्स रह गया। तो शॉर्ट कमिंग्स ये रह गया कि ये सर्कुलर ऑर्बिट के लिए लागू होता है, लेकिन इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए लागू, या केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के जैसा एटम के लिए लागू होता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए लागू होगा, अदर एटम के लिए लागू नहीं होगा, याद रहेगा। अब वो कहा गया, ध्यान से सुनिएगा, इसमें और भी हम लिखाए होंगे में भी,
लेकिन आप एग्जाम में 2 ही दीजिएगा कि वो अरे यह सर्कुलर ऑर्बिट के लिए लागू होगा, इलिप्टिकल के लिए लागू नहीं। ये भी तो कमी हो गया। मेरी बात आप समझ देखिए, एक्चुअली क्या है, आप लिखते हैं, कोई और बच्चा लिखा और एक ही जैसा क्वेश्चन आपके पास भी था, वही क्वेश्चन उसका भी था। हुआ क्या कि मार्क्स देना था, सब कुछ सब एंगल से सबका एक ही रंग लग रहा है, दोनों को लोग बोला चलो सिमिलर मार्क्स देंगे, लेकिन वो बोला नहीं, आपको कुछ ना कुछ कमी पकड़ना है। तो लोग बहुत एंगल से पकड़ेगा। अब हो सकता है किसी का लिखावट बेहतर ना हो, लोग कहेगा नहीं ये कहीं पर ओवर राइटिंग कर दिया है, घस दिया थोड़ा सा, कुछ ना कुछ कमी निकालेगा ना। तो वही है, थ्योरी तो अपने जगह पर सब सही है, लेकिन उस थ्योरी में कुछ कमी आ गई जो दूसरे से। पढ़ाई एटम का हो रहा है, लेकिन एटम के सब गुण के बारे में एगो थ्योरी से थोड़ा ना पता चल जाएगा। आप बताइए, केमिस्ट्री कहीं पढ़ेंगे या फिजिक्स पढ़ेंगे तो एगो लेसन पढ़ने से थोड़ा 70 नंबर आ जाएगा। उसके लिए तो जितना सिलेबस उतना बात पढ़ना पड़ेगा, तब 70 का 70 बनेगा। वही बात यहाँ पर है। तो बोले ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बोर्स थ्योरी का ड्रॉबैक क्या है, तो बोलेंगे यह इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए लागू नहीं होता है, यह केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए लागू होता है, अदर एटम के लिए लागू नहीं होता है। अब आइए अगला टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज, या इसको लोग एनर्जी लेवल भी बोलता है। आइए होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, कुछ सुनो शांति से, कहा गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस एक बार आप सुन लीजिएगा। एक बार बताइए, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, एक बच्चा कोई मार कर देती, इतना छोटा सा बच्चा जिसको सही से लिखने आता ही नहीं, मतलब वो लाइनिंग ड्रॉ करता है, कुछ घास देता है, कुछ करता है। एक बच्चा क्या किया, एक बार कर, एक बार ऊपर ले गया, नीचे लाया, ऊपर ले गया, नीचे लाया। एक बात बताइए, जब ये ऊपर नीचे ड्रॉ कर देता, कुछ भी वो कर रहा है, तो क्या ये आपको एक सीरीज जैसा नहीं दिख रहा है, कुछ कुछ ड्रॉ हो रहा है? ये भी चीज छोड़िए, आप एक फटाके को देखते हुएगा, फूटता है, पहले नीचे से कहा जाएगा ऊपर, फिर ऊपर ही फूटेगा, उसमें भी और ज्यादा महंगा लगा लीजिएगा, वो जितना पार्ट्स में टूटेगा और टूटेगा। आप उससे थोड़ा सस्ता बना लीजिएगा तो कभी जाके फूट के आ जाएगा नीचे, ऐसा होता है ना। तो एक बात समझाइए, यहाँ पर वही टॉपिक है, जब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम जब ग्राउंड स्टेट सॉरी गैसियस स्टेट में होता है, और जब यह ऊपर की ओर जाता है, तो कुछ सेकंड के बाद ये फिर वापस भी आता है। फिर सुनो, कहा गया कि जब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम गैसियस स्टेट में होता है तो वो एनर्जी को रेडिएट करता है, और रेडिएट होने के कारण वो किधर मूव करता है, ऊपर की ओर, और ऊपर जब मूव करता है तो कुछ सेकंड के बाद वो वापस आता है। तो एक बार वो ऊपर गया, एक बार वो नीचे आया। आप बताइए, एक बार नीचे गया, एक बार ऊपर आया, इसी ड्यूरेशन में एक सीरीज का निर्माण होता है, और इस सीरीज का नाम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज होता है। नाम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्यों पड़ा? क्योंकि गैसियस स्टेट में कौन सा एटम था? हाइड्रोजन एटम। बोले आगे ध्यान दीजिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, और हमें लगता है कभी कभी सैंपल में छोड़ दीजिए आदर्श, कभी कभी सैंपल में 5 नंबर में ये टॉपिक देता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज क्या है, इसके पार्ट्स को पूरा लिखिए, मतलब लाइमन सीरीज अभी बताएंगे, पूरा कहेगा लिखने के लिए। क्या वो डेफिनेशन लिखना भारी है? एक बार सुन लीजिएगा तो आप लिख दीजिएगा, एगो खाली समझ आइएगा, 5 का 5 लिख दीजिएगा। और सोचिए, सैंपल में प्रत्येक साल आता है, तरह तरह का मॉडल पेपर वाला बिकता है ना, उसमें एगो न एगो सेट में रहबे करेगा। अगर पूछेगा तो ये भी प्रश्नावली पूछ सकता है। तो ये सब प्रश्नावली बनाना क्या है ना, बहुत आसान है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम और खाली बात को लिखना रहता है। अब सुनिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज जो है वो पूछेगा तो बोलेंगे ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला लाइमन सीरीज, दूसरा बामर सीरीज, पासन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पी फन सीरीज। फिर से बताइए, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पासन सीरीज, आप उस पीडीएफ में नाम पढ़ लीजिएगा, ब्रैकेट सीरीज, और ये जो नाम हम बता रहे हैं ना, वो एक लाइन से बताए हैं, आप इसी नाम से याद रखिएगा। अगर आपसे हेरा फेरी हुआ तो फिर आपको फिर याद करना पड़ जाएगा, और जैसे हम बता रहे हैं वैसे याद रखिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। आइए, और कहा गया जितने भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज है, सबके वेवलेंथ का एक फॉर्मूला है, 1/λ बराबर r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहां r को लोग राइडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। राइडबर्ग, बताइए राइडबर्ग कांस्टेंट का मान क्या होता है? 1.097 10⁻⁻⁷। देखिएगा एक बार, अगर पीडीएफ -7 है, 11 होना चाहिए मेरा। पीडीएफ में 7 है ना, 7 ही होगा भाई, प्लस कर देना, समझे? हाँ नहीं सर, हमारे हिसाब से 11 हो। बीमार हुए के फट जाम 11 है 15
7 लिखिएगा। रे बाबू बहुत बीवी ऑब्जेक्टिव है ये, राइट वर्ड कांस्टेंट का मान ऑब्जेक्टिव में आता है। इसका SI मात्रा क्या होता है? मीटर का पावर -1। इसका डायमेंशन क्या होगा? L का पावर -1। वैल्यू कितना होगा? 1.097 10⁻⁷। ए रजुआ याद तो होने को खाली हंसी मजाक करी छे। चलिए बुआ रे सुनिएगा पहला। ए बुआ लाइमन सीरीज क्या है? सुनो, बोले तो यहाँ 3 से 4 मिनट में खत्म। लाइमन सीरीज क्या है? देखो कहा गया जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आएगा। एक बात बताओ तो, मैं तुमसे पूछता हूँ अपनी फैमिली में, तो एक बात बताओ, तेरे से 6 मंथ का बड़ा क्यों ना हो जाए, 1 साल का कोई बड़ा क्यों ना हो जाए, वो सीनियर जिंदगी भर के लिए रहेगा जब तक इस पृथ्वी पर लोग जिंदा रहेंगे। मेरी बात तो समझ रहा है? तो बता, 1 से बड़ा कौन हो सकता है? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम क्या बोले जरा सुनना। मैंने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन है ना जंप करेगा हायर ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट, आगे जब हायर ऑर्बिट से कहां पर आएगा? जब पहले में आएगा तो लाइमन सीरीज कहलाएगा। हायर से दूसरे में आएगा बामर सीरीज कहलाएगा। हायर से तीसरे में आएगा, हायर से चौथे में जाएगा और हायर से 5वें में जाएगा। बस यही बात है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज क्या होता है और इसका ये 5 टाइप्स। देखो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है, राइट वर्ड कांस्टेंट का मान क्या होता है? 1.097 10⁻⁷ मीटर का पावर -1। इसका SI मात्रक भी समझ गए, डायमेंशन भी समझ गए। अब इसके बाद 3 गो नोट लिखा होगा PDF, बहुत VVI है, वो एगो पूछबे करेगा 26 में। अब पूछेगा लाइमन सीरीज कहाँ स्थित है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में। किसमें बता। उसके बाद बामर सीरीज कहाँ स्थित है? विजिबल रीजन में। और उसके बाद जो बाकी 3 गो बचता है वो कहां पर है? इंफ्रारेड रीजन में। मेरी बात आप नहीं समझे, हर का अपना अपना एक क्षेत्र है। रीजन मतलब एक कारण भी होता है, एक रीजन मतलब क्षेत्र भी होता है। बताइए, आपसे पूछेगा लाइमन सीरीज कहाँ स्थित है, क्या बोलिएगा? नहीं लिखा हुआ आप लोग के PDF में? हाँ नहीं हो? हाँ ठीक है। बोले लाइमन सीरीज कहाँ स्थित है? अल्ट्रा वायलेट रीजन। बताइए बामर सीरीज कहाँ स्थित है? विजिबल रीजन। और बाकी जो 3 गो कहाँ स्थित है? इंफ्रारेड रीजन। आपका ये एटम्स का इतना ही बात था। आपको जो पूछना आप पूछ सकते हैं। 2 मिनट रुक जाए बुआ रे। एटम्स में जो पूछना है आपको पूछ सकते हैं। रदरफोर्ड थ्योरी का ड्रॉबैक, एटम्स के मॉडल के बारे में पूछ सकते हैं। हम नहीं बताए लेकिन नाम बता दिए, उसमें लिखा हुआ है डेट के साथ, आप पढ़ लीजिएगा, वो एग्जाम में नहीं आएगा। बोर्स थ्योरी, बोर्स स्टेबल ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, उसके बाद बोर्स थ्योरी का ड्रॉबैक, उसके बाद आगे बढ़े तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज, इसका 5 टाइप्स, राइट वर्ड कांस्टेंट का वैल्यू, और लास्ट का जो नोट है ये। इतना में आप पूछ सकते जल्दी। एक बार बता दे। कहा गया देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज क्या है, फिर से सुनना। एक बच्चा बात यहाँ पे एक चीज नहीं समझता होगा, जब हम लोग भी स्टार्टिंग में पढ़े कि रे भाई आवाज काहे करता है यार, 2 मिनट बैठने के लिए पानी लाने के लिए गया। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होता है? आइसोटोप का नाम सुना है? जो नया बच्चा है मान लो नहीं जवाब देगा। आइसोटोप का क्या मतलब होता है? एटॉमिक नंबर से मास नंबर अलग अलग हो। हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 2 हाइड्रोजन 1 3 सब तो हाइड्रोजन है। इसी को लोग बोलता है हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के जैसा एटम। तो कहा गया कि जब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के जैसा एटम गैसियस स्टेट में होगा, किस स्टेट में? तो जब वो गैसियस स्टेट में होता ना तो एनर्जी को रेडिएट करने लगता है, और एनर्जी रेडिएट होने के कारण वो जंप करता है। और जंप करेगा तो स्वाभाविक है एक ऑर्बिट से एक अवस्था से दूसरे अवस्था में, और वो कुछ सेकंड के बाद फिर वो रिटर्न होता है। तो बताइए, एक बार नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, इस समय में एक सीरीज का फॉर्मेशन होता है, और इस सीरीज का फॉर्मेशन केवल हाइड्रोजन एटम ही करता है, इसलिए इसका नाम होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज। बात समझ में आ रहा है? और इसी को 5 भागों में बांटा गया है, जिसका कैलकुलेशन आप आसानी तरीका से कर सकते हैं। निकुलिया स्टार्ट करेंगे, निकुलिया अभी का अभी आधा खत्म कर देंगे। चलिए बोरे ध्यान दीजिएगा, टॉपिक स्टार्ट करें। निकुलिया छोड़िए आ जाएगा। बोरे निकुलिया स्टार्ट करेंगे, पूछिएगा इसमें कुछ। मैंने तो बैठा था पूछने के लिए, पूछिएगा तो पूछ सकते हैं। चलिए बोरे निकुलियस जब स्टार्ट करेंगे तो बेसिक कुछ बात लिखा होगा उसमें, आप उस टॉपिक को देखिएगा। पहला बताइए निकुलियस क्या है? बोलो छोड़ दे। आइए हाँ हाँ वही ने उधर फेंका था। आइए ध्यान दीजिएगा बोरे, एक एटम के सेंट्रल पार्ट को लोग न्यूक्लियस बोलता है। शांति सुनिए, न्यूक्लियस में 2 चीज होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन।
न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो खुद न्यूट्रल है, जीरो है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है अर्थात न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को लोग मिला के न्यूक्लियंस बोलता है। डन। इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमता है, याद रहेगा। चलिए उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे एक दो बात सीखेगा। एक एटम है, सही से बैठो ना, हल्ला क्या करता है। जैसे देखो एक एटम को लोग किससे दिखाता है, एक्स से। अब आवाज नहीं करेगा जब, अब यहां से टॉपिक स्टार्ट हो गया, टॉपिक यहां से अब क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। वो सब नहीं आता है कि न्यूक्लियस के पास कौन कौन चीज है, नहीं है, लेकिन यहां से क्वेश्चन जरूर है। बता, एटम को मान लिए एक्स, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, याद रखेगा। एटॉमिक नंबर लोग नीचे लिखता है, मास नंबर लोग ऊपर लिखता है, यानी इसको लोग एटॉमिक मास और इसको लोग एटॉमिक नंबर भी बोल सकता है ना। वो याद रखेगा, एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, इसके बराबर, याद रहेगा। अगर मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, अब आने कीजिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर 8 है तो बताइए प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 8। चलिए उसके बाद बात आता है यहां पर कि न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन को लोग एन से दिखाता है और न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी एन बराबर होता है ए माइनस जेड। ले आए, वाह धन्यवाद। आइए अभी नहीं फेंकना रे, नहीं तो न्यूक्लियस के बाद छुट्टी कर देंगे, छुट्टी करेंगे उसके बाद सेकना जिसको करना है। देखो गर्ल्स लोग लग जाएगा। देखो बड़े बता, एटम को लोग एक्स से दिखाता है, बड़े हल्ला नहीं करो यार, बड़े ध्यान दीजिएगा, सुनिए। एटॉमिक नंबर को लोग जेड से दिखाएगा, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। इसके बाद आता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है ए माइनस जेड, यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा कि बताइए अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या भी 6 है। तो बड़े ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे कार्बन 6 12, सुनिए बड़े एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो प्रोटॉन भी कितना है, मास नंबर कितना है बताइए। न्यूट्रॉन क्या होगा, ए माइनस, तो बताइए क्या आप निकाल सकते हैं सर? वही हल्का है, ज्यादा स्पीड नहीं, वैसे लिखे जैसे, छोड़िए इसका बताइए। ऑक्सीजन 8 16, बोलिए एटॉमिक नंबर कितना, तो प्रोटॉन भी कितना, बता मास नंबर कितना, तो न्यूट्रॉन कितना होगा 16 माइनस 8 बराबर 8। क्या ये बात याद रहेगा? आधा कर देना। बड़े बता, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज की निगेटिव, पॉजिटिव। न्यूक्लियस के पास कौन कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उसको मिला के लोग न्यूक्लियस बोलता है। इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमता है। डन। चलो इसके बाद एक टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर उसमें दिया होगा है, बात नहीं कीजिए, कम बचा रहता तो भी आवाज करते हैं। बड़े याद रखना, पूरे ब्रह्मांड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बल है, ये सबसे मजबूत बल है न्यूक्लियर फोर्स। और याद रखना यह हमेशा न्यूक्लियस की तरफ काम करता है। किसके तरफ? क्या कोई समस्या? अगला टॉपिक बोलिए क्या है, मास डिफेक्ट। आइए लास्ट एक क्वेश्चन बता देते हैं, लास्ट फिर सुनिए, उसके बाद कल पढ़ाएंगे। साइज ऑफ न्यूक्लियस टॉपिक का नाम है, शांति सुनना। एक बार बताइए, न्यूक्लियस में दो चीज है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बोलता क्या है इतना रे, मारेंगे तो पूरा लोलू सब फुला देंगे, बहुत हल्ला करता है, हल्ला जैसे टॉपिक सही से पढ़ता उड़ता है नहीं, खाली ढाल जैसे। चलो छोड़ो, सुना, हल्ला नहीं करो। बताओ नंद गेट क्या, सुना, छोड़ो बंद करो। हाँ हमारे देख के थप्पड़ बेहोश कर देंगे ठंडा में। जब मान लो नहीं पढ़ सकता है तो सुना तो सकता है ना। एटम्स पढ़ लिया, न्यूक्लियाई स्टार्ट किए, न्यूक्लियाई में छोटे छोटे टॉपिक बहुत सारे हैं, है ना। एक छोटे लेसन नहीं है, उसमें कम से कम 10 पेज के राउंड होगा, उसमें डेरिवेशन भी है, रेडियो एक्टिविटी सब इसी में। तो कुछ बात मान लो सुनेगा तब ना समझेगा। रामदुल्ला आवाज कर रहा, बता डोपिंग क्या है। रामदुल्ला सुना, डोपिंग क्या है? मतलब 2 दिन मतलब टॉपिक छोड़ देंगे तो भूलिए जाएगा, फिर ये तो रोज पूछते रहेंगे, रोज पढ़ाएंगे, रोज पूछेंगे। आपके बगल में कौन है? अच्छा दिलशाद, उसको तो याद ही नहीं होगा। तो बता रहे साहब है, सुना एक टॉपिक, बता वाटलेस करंट क्या है, बताओ बताओ ना, वाटलेस करंट क्या है। देखिए अभी एटम्स पढ़ाए,
निकोलिया में एक दो वर्ड, ये ऑब्जेक्टिव है, मतलब न्यूक्लियस का मेन टॉपिक यही था। बाकी जो हम बताए कि उसके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ये सब बेसिक चीज हुआ, एक बच्चा को भी आता है, ये भी बच्चा को आता है, 9th क्लास के बच्चे को आता है सब चीज, नो डाउट। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोप 9th क्लास में, संभारिक सब कहा जाता है हिंदी में, हमको उतना नहीं याद है ना। चल बोल, तू बता, नहीं सुनाएगा, बताओ पावर फैक्टर का मैक्सिमम मान। सोचिए 1 महीना के बाद एग्जाम होगा, एक बार बताइए। देखिए जैसे कुछ कुछ जो मौसम होता है ना, इस ऋतु जो जिसको बोलते हैं सीजन, ये कुछ आलस से लेके आता है, हर इंसान हर रंग का है। ये ठंडा का जो मौसम है ना, ये सुस्त मौसम होता है, और इसमें और सुस्त बना देता है आग या गर्म जगह। अगर आप वहां बैठे रहिएगा, लोग को उठने का मन क्यों नहीं करता है, लगता है कि दूर यार, मतलब ये सुस्त चीज है, ये लॉजिकल चीज है। कभी गौर करके देखिएगा, आप कभी आग जो लगा के लोग बैठता है, आप वहां बैठ जाइए और थोड़ा गप होने लगे तो आपको उठने का वहां से मन, बाहर खाली ठंडा हो, आप कहेगा दूर यार बैठो थोड़ा देर। तो ये सब एकदम सुस्त चीज हुआ, और यही ठंडा तो अभी आएगा। इसमें अगर हम आप एक्टिव मोड में नहीं रहेंगे तो दिक्कत हुआ कि नहीं होगा। और एक बात और बता देते हैं, पहले अभी आप गांव में ही कभी ऑब्जर्व कीजिए, जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं, ठंड के समय में गांव 10 बजे के अप्रोक्स में शांत हो जाता है। देखिए आप शांत हो जाता है। अब चौक चौराहा किसी का दुकान है, कोई कहीं पर घूमता हो, वो एक अलग मैटर है, वो कहीं दूसरे काम से 12 बजे रात में ड्यूटी करके आता हो, एक अलग बात है। लेकिन शांत की बात अगर होती है ना, तो देखिएगा कि लोग लगेगा कि 10 बजे सब सो गए। लेकिन आजकल ये जो मोबाइल जो आया है ना, अब बच्चा उसमें क्या किया, मैच देखने लगा, तो वीडियो देखने लगा, कुछ करने लगा, वो 12 बजे 1 बजे रात में सोएगा। तो जो इंसान 1 बजे रात में सोएगा, सुबह में परफेक्ट टाइम पर कैसे उठेगा। और पहली बात है कि भाई देखिए, अगर अभी भी आप नहीं पढ़ते, बहुत बच्चा सुनाता है, इस बात सबसे खुशी मिलता है कि चलो जो पहले नहीं भी सुनाता था, अब वो भी ट्राई करता है थोड़ा सा। और एक ऐसा समय आएगा, ट्राई करते करते 60-70% तक पहुंचेगा, तो बहुत बड़ा बात हो गया। अच्छी बात बताते हैं भाई, और बहुत ऐसा है जो सुने भी नहीं करता है। तो ये सब थोड़ा सा गड़बड़ है, इस पर प्रयास कीजिए, आप आगे बढ़िए। दिन पर दिन पता चलेगा, मेरे पास आते लेसन तो खत्म होगा ही। आप थोड़ा देर हल्ला नहीं किए रहते तो कुछ बात चलता कल का, लेकिन कल खत्म कर लेंगे। निकुलिया ना, वो इधर वो आ रहा है, बड़े ध्यान दीजिएगा। आप लोग पूरा याद करके आइए, जिनको याद है वो रिकैप में रहिए। और देखिए एक रिवीजन बता देता हूँ, सुन लीजिए, वही लोग कीजिएगा जिनको पूरा फिजिक्स याद है। जैसे बच्चा शुरू से पढ़े हुआ है, बहुत बच्चा ऐसा होगा जिसको पूरा टचअप में होगा, जिसको पूरा फिजिक्स याद है ना, तो आपको पढ़ना कैसे फिजिक्स। अब तो कुछ नया नहीं पढ़ते हैं आप, नया तो नहीं पढ़ाया जाता है, वही बात पढ़ाया जाता है जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं मिल रहा था, आप उसको लिख दे रहे हैं, यही ना है। आप क्या कीजिए, कभी बैठिएगा ना, जैसे 6 से 7 आपको ये 6 बजे से पढ़ने का टाइमिंग है फिजिक्स, घर पे रात में 8 बजे के बाद पढ़ने का टाइमिंग है। तो एक बार आप रिवीजन कीजिए, एक बार देखिए कि आपसे पूरा रिवीजन कितना घंटा में कंप्लीट होता है, पूरा फिजिक्स एक बार। डेरिवेशनों को पढ़ते चले जाएंगे, बढ़ाएंगे नहीं, एक नजर देखते जाएंगे, डिफिनेशनों सब देखते जाएंगे, एक बार में देखिएगा कितना घंटा में होता है। वहां पर एक बच्चा बोला था कि 4 घंटा में पूरा पढ़ जाते हैं, आप देखिएगा कितना घंटा में पढ़ते हैं, जिसको पूरा फिजिक्स याद होगा वही। आप एक दिन ट्राई करके देखिए, एक दिन 4 घंटा में पढ़ लीजिएगा ना, आपको तो याद ही रहेगा, जल्दी जल्दी पढ़िएगा। अगला दिन पढ़िएगा तो 2.5 घंटा में पढ़ दीजिएगा। हर 3 दिन पर फिजिक्स पढ़िएगा, फिजिक्स का पूरा पन्ना याद है। ऐसे ही पढ़ा जाता है। ऐसे ही केमिस्ट्री पढ़िए। अब मान लीजिए हम ये पढ़ा दिए, और जगह खत्म में हो गया होगा ना केमिस्ट्री बायोलॉजी से, अगर खत्म नहीं हुआ है, कोई बात चलिए रहा होगा, कोई लेसन का बात चल रहा होगा, ये सब गड़बड़ है, बात समझे। बाकी आप समझदार हैं, आप लोग पढ़िए, और जो मैं तरीका बताया हूँ एक दिन वैसा कीजिएगा। जिनको जो अभी हाल में मेरे साथ साथ चल रहे हैं, ये 5 लेसन एक बार पढ़ लीजिए। ये 5 लेसन को तब तक पढ़ते रहे जब तक कि 5वां लेसन चलता रहे। रोज पढ़िए 5 लेसन। निकुलिया 2 दिन चलेगा, 2 दिन 5 लेसन तक पढ़े, है ना। रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही। जिनका फी अपडेट नहीं कर लीजिए।